चलो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, एसआई एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई यानी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा कभी, स्कूल में तो पढ़ा ही होगा डेफिनेटली। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वैसे कम क्वेश्चन आते हैं बट कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम इस टॉपिक को आज ही खत्म कर देंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मैं इसको ऐसा ही लिखूंगा आगे से, और कंपाउंड को सीआई लिखूंगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आपके पास कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको मूलधन भी बोलते हैं। इसको मैं पी बोलूंगा आगे से। आर को मैं रेट बोलूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये। तो टी है वो टाइम है। ठीक है, नॉर्मली जो ईयर में होगा, नॉर्मली। ठीक है। आपकी कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट रेट पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी हो जाएगी। जो भी नई अमाउंट बनेगी वो डेफिनेटली पी से ज़्यादा होगी। कुछ ऐड हो जाएगा इसमें, जो भी ऐड होगा उसको ही हम इंटरेस्ट बोलते हैं, तो बाद में ये नेट अमाउंट बनेगी। तो आपने जो भी प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया, जो भी मूलधन आपने निवेश किया कहीं पे, आपको मान लो 8% की रेट से आपने उसको टी ईयर्स के लिए रखा हुआ है, तो उस पर कितना इंटरेस्ट जनरेट होगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है कि हर बार जो प्रिंसिपल होगा वो सेम ही रहेगा। मान लो एग्जांपल के लिए कि आपके पास 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है। ठीक है, 100 रुपये। उसको आपने 5% की रेट से 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसका ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ये रेट हो गया इंटू 1 ईयर के लिए, तो क्या होगा, 5 रुपीज। 100 रुपये का 5% के हिसाब से एक साल में क्या होगा, 5 रुपये और जाएंगे। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी आपकी, 105। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 ईयर लिखता हूँ तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, साधारण ब्याज प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये परसेंटेज में है इसलिए इसके डिवीजन में 100 भी आ जाता है। ठीक है। अपन परसेंटेज को नॉर्मल डिजिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिवीजन में 100 लिखेंगे ना। इंटू टाइम पीरियड 2 साल का है, तो यहाँ क्या होगा, 10 रुपये। यानी कि आपने 100 रुपये 5% इंटरेस्ट रेट पे 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किए, तो आपको 10 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपका टोटल क्या हो जाएगा, 1110। ठीक है। तो आप देखो दोनों बार जो प्रिंसिपल था वो 100 ही रहा है, जो मूलधन था वो 100 था। इसलिए इसका नाम सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल का मतलब कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर साल या हर महीने जो भी आपका काउंटिंग टाइम पीरियड दिया होगा उसमें वो सेम रहती है, उसमें चेंज नहीं होती। इसलिए इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली जैसे कोई भी परसेंटेज वाला हमने जो टॉपिक किया था उसमें जैसे करते थे वैसे यहाँ होगा। तो इसका फॉर्मूला इस हिसाब से ड्राइव हो जाएगा
ये प्रिंसिपल हो गया P इंटू R/100 क्या होगा, रेट हो जाएगी, क्योंकि अपने को इंटरेस्ट रेट है वो परसेंटेज में गिवन होगी, उसको नंबर में लिखेंगे तो ऐसे R/100 लिखेंगे, R के बटा में 100 लिखेंगे, इंटू आपका टाइम होगा, तो ये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि इतनी अमाउंट, इतना प्रिंसिपल अमाउंट R की रेट से T टाइम के लिए इन्वेस्ट किया आपने, तो आपको इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ये समझ में आया आपको? यस सर। है ना, ये तो सिंपल है, ये हमने स्कूल में भी 6th 7th क्लास में पढ़ाई होगा। ठीक है, तो जो और ये टाइम पीरियड कितना भी हो, कंपाउंडिंग साइकिल कुछ भी हो, कंपाउंडिंग साइकिल मतलब कि आपको वो 1 साल के लिए गिवन है या फिर 2 साल के लिए गिवन है या 3 साल के लिए गिवन है, वो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि 3 इयर्स के लिए कोई मनी है उसको इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन हर 1 साल के अंदर उसकी कंपाउंडिंग होती है, यानी हर 1 साल में उसको कैलकुलेट करके फिर नए खाते में लिखा जाता है, फिर 1 साल के लिए किया जाता है, फिर 1 साल के लिए। बट कुछ भी, कितने भी कंपाउंडिंग साइकिल हो, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल सेम रहेगा, तीनों बार ही प्रिंसिपल P रहेगा, यानी कि इनिशियल जो वैल्यू है 100 रुपये वही रहेगी, चाहे कंपाउंडिंग ईयर्स 1 ईयर हो, 2 ईयर हो, 5 ईयर्स के से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहीं पे जो डिफरेंस होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कंपाउंडिंग साइकिल का फर्क पड़ता है कि कितने टाइम के बाद में उसको कंपाउंड किया गया है, कितने टाइम के बाद उसकी गणना की गई है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी टाइम के बाद की जाए, इसलिए इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं एक बार कैसे। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हिंदी में, जिसको मैं CI लिखूंगा हर बार, इसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हर चक्कर में उसमें कुछ ना कुछ, हर चक्कर मतलब हर साइकिल में वृद्धि, मतलब उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, बढ़ेगा वो। सिंपल इंटरेस्ट साइकिल के साथ नहीं बढ़ेगा। हमने पिछले एग्जांपल में देखा था 1 ईयर्स के लिए कितना हुआ था, 5 रुपीज इंटरेस्ट हुआ था, 2 साल में 10 हुआ था, 3 का निकालेंगे तो 15 होगा, यानी कि हर साल वो इक्वल अमाउंट ही बढ़ती है, 5 का 10 हो गया, 15 हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, ये 5 होगा तो ये 10 नहीं होगा, 10 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ये 15 से थोड़ा ज़्यादा होगा। इसलिए हर साइकिल में, यानी कि हर चक्कर में उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है, यानी हर हर कंपाउंडिंग साइकिल में उसमें कुछ चेंजेस होता है, इसलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सेम आप अज्यूम करो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ भी आ रहे हैं। ठीक है, और कंपाउंडिंग टाइम है वो T इयर्स मान लो, अभी तक मैंने इसको ईयर्स में माना है, T इयर्स। तो आप पहले साल कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट ईयर तो सब सेम ही रहेगा, पहले साल तो क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, वही P गुणा R/100 इंटू T। ठीक है, T क्या होगा फर्स्ट ईयर में, T तो 1 होगा, तो क्या होगा PR/100, T किसी मैंने 1 रख दिया फर्स्ट ईयर में। अब ये तो आपको लग रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट की जैसा ही है, पहले साल में तो सेम ही होगा, मैंने कंपाउंडिंग ईयर को 1 ईयर मान रखा है यहाँ पे, 1 ईयर का साइकिल है, उसमें हम कैलकुलेशन करके फिर वापस से नए खाते में लिखते हैं, फिर कंपाउंड करते हैं। अगर वो सेकेंड ईयर हो, मान लो दूसरा साल स्टार्ट हो गया, आफ्टर 1 ईयर था ये, मैंने अज्यूम किया है कि मेरा साइकिल है वो 1 ईयर का है, 2 इयर्स के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे इतना इंटरेस्ट जनरेट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट मेरी P थी, अब यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि आपके 1 साल के बाद में, आपका पहला साल खत्म हो गया, स्टार्टिंग में आपको 0वें साल पे यानी कि डे 1 पे आपको P किसी ने प्रिंसिपल अमाउंट दी थी, 1 साल के बाद में क्या हो गया, P प्लस उसमें कुछ इंटरेस्ट जुड़ गया, ये वाला जुड़ गया,
क्या ये PR/100, ठीक है। अब दूसरे साल में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो ये इस पूरे पे कैलकुलेट होगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था, चाहे कंपाउंडिंग रेट कितने भी हो। 0 पे भी पी होता, 1 पे भी पी होगा, 2 पे भी पी होगा, 3 पे भी पी होगा, जो हमने यहाँ देखा था पिछली स्लाइड में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, इनिशियली आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पी थी, एक साल के बाद में क्या हो गया, पी में इतना ब्याज जुड़ गया, ये PR/100। अगली बार जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा का पूरे इस पे आपको, इसको आपको प्रिंसिपल अमाउंट मानना पड़ेगा। इसको आप अज्यूम कर लो ये A1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पूरे A1 पे लगेगा, यानी इस पी पे तो लगेगा ही। ये तो पी हमारा बेसिक मूलधन था स्टार्टिंग वाला, ये जो ब्याज था इंटरेस्ट था, इसी पे भी इंटरेस्ट और लगेगा। एक साल में जो इस पे इंटरेस्ट ये बना था पी पे, PR/100, अगले साल इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ब्याज पे भी ब्याज लगता है ये। सिंपल सा एग्जांपल लेके बताऊं आपको, उस सेम ऐसे मानो कि 100 रुपए थे। एग्जांपल करते हैं पहले, कि मान लो प्रिंसिपल अमाउंट थी मेरी वो 100 रुपए थी, रेट थी वो मान लो 5%, सिंपल वही एग्जांपल पिछली बार वाला लेते हैं, और टाइम है वो 2 ईयर्स है। लेकिन कंपाउंडिंग साइकिल क्या है, कंपाउंडिंग साइकिल का मतलब क्या हुआ, 1 ईयर का एक साइकिल है, यानी कि एक साल के बाद में पूरी कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसको नई अमाउंट लिखेंगे, फिर अगले साल में उस पर कैलकुलेशन करेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या किया था, सिंपली पहले साल में या 2 सालों को उसमें इकट्ठा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ इंटरेस्ट कितना हुआ था, P × R/100 × T, क्या हो जाएगा 100, 5/100, 2, क्या हो गया 10 रुपये। तो कैसे हुआ ये, पहले साल 5 रुपये हुआ, दूसरे साल भी 5 रुपये हुआ, दोनों साल सेम हुआ, तो 2 साल में 10 हो गए। और कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में पहले साल 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए इस रेट से, कंपाउंडिंग 1 ईयर है, तो पहले साल तो इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो सेम ही बनेगा, 100 रुपये का 5% के हिसाब से इंटरेस्ट एक साल का क्या होगा, 5 रुपये होगा। लेकिन अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, अब ये 100 पे नहीं लगेगा, इस 100 + 5 105 पे लगेगा। नई अमाउंट क्या होगी, एक साल में कंपाउंड कर लिया, टोटल मनी क्या हो गया मेरा, 100 + 5, 105। अब सेकेंड ईयर में आपका इस पे इंटरेस्ट लगेगा, अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट 105 है, इस पे 5/100 इंटू अगले एक साल के लिए, तो क्या हो गया, कितना हो गया ये 20, और 20 × 5, 0, 2, इतना ही हुआ था ना। ये देखो ये 5 × 4, ये 21, 0, 2, 5, ठीक है। इतना रुपये, ये देखो ये 5 से थोड़ा ज्यादा है, सिंपल में दोनों बार 5 5 रुपीज बनते हैं, इसमें यहाँ पे पहले साल में 5 रुपीज बने थे, और सेकेंड ईयर में 5.025 रुपीज। ये 0.25 कहाँ से आया, ये तो 100 रुपये का ब्याज आ गया, 5 रुपये, ठीक है, यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया था। ये एक्स्ट्रा कहाँ से आया, ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपये है ना, ये 5 जो ब्याज बना था पहला, इस पे अगले साल में 5 रुपये पे 5% के हिसाब से इतना ब्याज बन गया, तो वो क्या आया, 0.25। नहीं नहीं, ये 0 नहीं, 5.25 आता है ना, तो ये 25, ये 0.25 है, ये कहाँ से आता है, ये 5 रुपये पे ब्याज लगा, यानी कि ब्याज पे ब्याज लगता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट बना था, सेकंड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये, उस पर तो इंटरेस्ट लगा ही है हमारा, इस पे तो ये 5 रुपये लगे भी है, ये तो सिंपल में भी लगता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा जो 0.25 आया है, ये 0.25 है भाई, ये कहाँ से आया है,
ये एक्स्ट्रा जो 0.25 आया है वो इस 5 रुपीज पे 5% के रेट से इंटरेस्ट 1 साल का बनाए, इंटू 1 करोगे तो 1 ईयर का हो जाएगा, 1 साल के लिए बनाए। तो आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? यस किसी सर। को कोई डाउट है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे तो इंटरेस्ट लगता ही है, लेकिन जो इंटरेस्ट पहले बन चुका है पहले साल में उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा अगले साल, क्योंकि कंपाउंडिंग ईयर क्या है, 1 ईयर है, कंपाउंडिंग साइकिल है वो 1 ईयर का है। तो अगली बार क्या लगा, ये 105 कहाँ से है, इसको अलग अलग करोगे ना आप कि 100 रुपये पे लगाओ पहले ब्याज, प्लस जो 5 रुपये यहाँ पे ब्याज था उसका भी ब्याज बनेगा। तो मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया, 105 लिख दिया। दोनों को करोगे तो ये 5 इसका आएगा और 0.25 इस वाले का आएगा। इफेक्टिवली जो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट बना है वो कितना बना है, 5 + 5 10.25। तो सी आई जो बना है मेरा वो क्या है, 10.25। और सिंपल इंटरेस्ट क्या था, वो केवल 10 था। तो सिंपल का मतलब है कि हर साल प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहती है। कंपाउंड में क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट पहले साल 100 होती है, दूसरे साल 105 हो जाएगी, फिर ऐसे बढ़ती जाएगी, अगले साल क्या हो जाएगी 105 + 5.25। तो ये क्या हो जाएगी 110.25 इतनी हो जाएगी। जबकि सिंपल में तो थर्ड ईयर भी 100 ही रहेगी। तो इस हिसाब से क्या होता है, सी आई है वो प्रिंसिपल अमाउंट, सी आई है वो एस आई से बड़ा हो जाता है। इसलिए इसको बोलते भी हिंदी में चक्रवृद्धि बोलते हैं, कि हर चक्कर में उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती जाती है। वो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। बेसिकली इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या होता है, वो होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो मनी आपने इन्वेस्ट किया है वो टाइम के साथ में बढ़ता जाएगा, उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि टाइम के साथ मनी मनी की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। यस। ठीक है, तो इसको मैं फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का तो हमने देख ही लिया था, सिंपल है एकदम, वो तो P × R/100 इंटू टी है टाइम। टी प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट है, टी टाइम है। टाइम यहाँ पे ईयर्स में मंथ्स में कुछ भी लिखो, सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जैसे पहले साल मैंने प्रिंसिपल अमाउंट पी लगाया, इनिशियली मान लो 0 मान लो उसको, फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा वो P + PR/100 बन जाएगा। PR × 1, 1 का कोई लॉजिक नहीं है तो PR/100, ये मेरा नया प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, जिसको मैं P1 लिख लेता हूँ। सेकेंड ईयर में मैं बनाऊंगा तो क्या होगा, मेरा P1 अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो टोटल अमाउंट क्या होगी, P1 + P1R/100, इतना इंटरेस्ट लग जाएगा। तो ये क्या होगा, P1 कॉमन लूंगा तो मैं 1 + R/100 आएगा। और ये P1 किस जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, मतलब इस पूरे को क्या लिखूंगा मैं, ऐसे लिख सकता हूँ ना, P कॉमन लेता हूँ तो 1 + R/100 बचता है ना, P कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बचता है, यहाँ पे R/100 बचता है, R/100। P1 की ये वैल्यू है, इसको मैंने P1 मान लिया पूरे को। P1 की जगह मैं P1 लिख दूंगा, ये P1 की वैल्यू है पूरी। तो P1 + R/100, ये एक पहले से 1 + R/100 है, तो ये क्या हो गया P1 + R/100 का स्क्वायर। ऐसे ऐसे वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये टोटल मनी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये सौरभ पटेल भाई बीच में कुछ लिख रहे हैं यार, ये स्क्रीन पे लिखो मत आप, ये जो आपने लाइन खींच दी बीच में ऐसे। ठीक है, ये इंटरेस्ट, ये तो सिंपल इंटरेस्ट था। अब ये है प्रिंसिपल, ये पूरी वैल्यू है मनी की, यानी कि पी इन्वेस्ट किया, अगले साल P1 बन गया, इसको आप P2 मान लो, सेकेंड ईयर में ये P2 बन जाएगा ऐसे। सिमिलरली P3 होगा, वो क्या होगा, ये सिंपल P है, ये सिंपल P है, ये P × 1 + R/100, यानी इसी को लिखा है मैंने ये P कॉमन लेके। और सेकेंड ईयर में क्या होगा, P × 1 + R/100 का स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड ईयर में क्या होगा, सिमिलरली हम बढ़ते जाएंगे तो क्यूब हो जाएगा। ऐसे ऐसे टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। तो एन टाइम हो, मान लो मेरे पास टी दे रखा है एन ईयर्स, तो क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एन के लिए क्या हो जाएगी P1 + R/100 × n, ये फॉर्मूला होता है जो आपको लिखा होता है बुक्स में।
फॉर्मूला नहीं याद होता है आपको तो आप ऐसे कर सकते हो एग्जाम में, बट एग्जाम में टाइम बचे इसलिए लोग फॉर्मूला याद करते हैं। ये तो टोटल वैल्यू होगी, अब इंटरेस्ट क्या होगा वो बताओ आप। ये तो मेरी टोटल वैल्यू होगी, इंटरेस्ट क्या होगा, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट घटा दूंगा। जो मेरे पी वैल्यू थी उसको तो मैं इसमें से घटाऊंगा, तो बच गया वो सारा ब्याज ही है मेरा। तो ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है। टोटल मनी पूछता, कंपाउंड वैल्यू पूछता तो ये हो जाती। ओनली इंटरेस्ट पूछा है तो पी घटा दो। इस फॉर्मूले में तो वो पहले से ही घटा हुआ ही है, हमने केवल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट किया हुआ है। टोटल वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, पी प्लस ये हो जाएगा। तो ये वाला समझ में आया आपको। यस सर। ये फॉर्मूला, ये मैंने से, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन है, जो आपको कोई आवश्यकता नहीं है, केवल समझने के लिए किया है मैंने। आप सिंपल लास्ट फॉर्मूला याद रखो एग्जाम में करने के लिए। ये याद ना रहे तो आपको करने का स्टाइल थोड़ा पता हो कि ऐसे करते हैं। ये 0 1 2 ये ईयर्स है। पी है प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब मेरी इनिशियल वैल्यू ये थी, 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर क्या हो गया, पी प्लस, 1 साल में तो ये इंटरेस्ट बनेगा ना, ये वाला पी इंटू आर इंटू 1/100, तो क्या होगा पी आर बाई सौ, तो ये लिखा है मैंने पी आर बाई सौ। टोटल क्या हो गया पी प्लस पी आर बाई सौ। दूसरे साल में क्या होगा, अब कंपाउंड में क्या लगता है, इंटरेस्ट इस पे लगता है P1 पे। ये जो दोनों जुड़ जाते हैं, मूलधन में ब्याज जुड़ गया, फिर नई वैल्यू बनी, उसी पे अगले साल लगेगा। तो अब P1 पे लगेगा तो P1, पी की जगह P1 लिख दो। P1 कॉमन ले लो, अब P1 की वैल्यू यहाँ से रख दो। ये डेरिवेशन आपको नहीं करना है, ये आपके काम का नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से आया, इसलिए मैंने करवा दी। ठीक है, Pn का मतलब कि n सालों बाद आपकी वैल्यू मनी की इतनी हो जाएगी, जो इनिशियली पी थी वो n टाइम Pn हो जाएगी। केवल आपको इंटरेस्ट पूछा है तो उसमें से जो इनिशियल वैल्यू है पी उसको घटा दो। ये फाइनल वैल्यू बनी थी पैसों की, ये इनिशियली इन्वेस्ट किया था वो था, दोनों को घटा दूंगा आपस में, तो जो वैल्यू आएगी वो मेरा ब्याज आ जाएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंडिंग एक बात का ध्यान रखना, कंपाउंडिंग क्या हुई है, 0 1 2 यानी हर साल हुई है 1 साल के बाद। अगर वो बोल दे आपको कि कंपाउंडिंग साइकिल है, वो 6 मंथ है, यानी कि हर साल नहीं, आपको हर छठे महीने कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूले में थोड़ा सा ट्वीक कर दोगे, चेंज कर दोगे ना। 6 महीने इसका मतलब क्या हुआ, ये एन तुम्हारे ईयर्स में था, तो 1 साल में कितने 6 महीने हो जाते हैं, टू 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 हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2t लिख देना आप। क्यों, ये मेरा ईयर्स में था, तो अब आपका टाइम क्या होगा, दो, 1 साल में 2 6 महीने हो जाते हैं ना, 6 6 महीने, तो 2t हो जाएगा। और रेट को क्या कर दोगे, रेट को हाफ कर देना, r/2 कर देना, जो भी नई वैल्यू लिखोगे, आर लिखोगे, स्मॉल आर लिखोगे, तो उसको क्या लिखोगे, r/2। अब आपका फॉर्मूले में सेट बैठ जाएगा फिर। 6 महीने में कंपाउंडिंग होगी तो क्या लिखोगे आप, सीआई का फॉर्मूला, ये r/2 हो जाएगा, तो r/200 हो जाएगा। क्योंकि मैंने रेट को हाफ कर दिया, टाइम को एक टाइप से ऐसे मान लो डबल कर दिया, 2t लिख दिया, टी तो 1 ईयर है, 2t लिख दो माइनस टी। ठीक है, टी की वैल्यू आप जो भी हो, आपको टोटल काउंटिंग मान लो, कंपाउंडिंग साइकिल 6 मंथ है, आपको बोल दिया कि 1 साल के लिए कैलकुलेट करो, तो टी की वैल्यू 1 रख देना। अब टी यहाँ पे अभी भी ईयर्स में ही है। अगर वो बोल दे कंपाउंडिंग साइकिल 6 मंथ है, बट कैलकुलेट 4 साल के लिए करके बताओ कि 4 साल बाद कितना ब्याज बनेगा, बट हर छठे महीने आपको कैलकुलेट करना है, तो टी की जगह क्या रख दोगे, 4 लिख दोगे। क्योंकि 4 क्यों रखूंगा मैं, कि मेरे 4 साल में 8 बार 6 6 महीने हो जाएंगे, तो 2 × 4 होंगे तो 8 बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो टी की जगह क्या रखूंगा, 4 ईयर्स। इसको हाफ क्यों किया है, क्योंकि मैं 6 मंथ पे कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, मेरी जो रेट दी हुई है वो ईयरली दी होती है रेट परसेंटेज में, इसलिए मैंने उसको 6 मंथ के हिसाब से हाफ कर दिया। तो ये समझ में आया आपको, ऐसे अपन क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, बट अभी मैं बता रहा हूँ फॉर्मूले में कैसे ट्विक करना होता है आपको। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं करना होता आपको, हाफ दिया तो टी हाफ हो जाएगा अपने आप ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी गिवन है। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड में थोड़ा
फर्क पड़ता है कि आप छठे महीने कंपाउंडिंग करे हो, जबकि रेट आपको हाफ पूरे फुल ईयर के लिए गिवन होती है कि इस परसेंटेज से, तो वो परसेंटेज 1 साल का गिवन होता है। बाय डिफॉल्ट वो 1 ईयर का होता है, तो उसको हाफ कर देना। टाइम जो हम इस फॉर्मूले में आप देखो ईयर्स में था, ये पूरा ये ईयर्स में हमने कैलकुलेशन किया था। तो आपको 6 मंथ में 6 मंथ्स के हिसाब से क्या करना होगा, टाइम को डबल कर देना, क्योंकि 1 साल में 2 बार 6 6 महीने हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आपको 3 मंथ्स का गिवन हो तो क्या करोगे, एन की जगह बताओ आप। अगर आपको कंपाउंडिंग साइकिल 3 मंथ्स गिवन हो तो आप एन की जगह क्या करोगे। 1 साल में कितने 3 मंथ्स आते हैं, 40 कर दो यार। 4 तो रेट को days। क्या कर दोगे, R/4 कर दोगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आया आपको। Yes। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूले हैं। अगर ना समझ में आए तो आप ड्राइव कर लेना, फिर भी ना समझ में आए एग्जाम में अगर 1 2 साल के लिए पूछा हो, तो जो जैसे हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया था, पहले 1 साल का कर लेना, फिर दूसरे साल के लिए इसका जो टोटल होगा उसको प्रिंसिपल एज्यूम करके, जो भी होगा P1 होगा, फिर उसको P1 × R × T/100 करके मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, फिर कर लेना, फिर जो भी आएगा उसको टोटल कर लेना, फिर कर लेना। मतलब फॉर्मूले अगर याद ना हो तो हम सिंपल इंटरेस्ट से भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, बट वो हर साइकिल का निकालना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। बट इतना तो आप याद रख लेना कि आपको एग्जाम में फायदा होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आपको जल्दी और ज़्यादा समझ में आएगा। बेसिक तो एनफ है इतना, इससे ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। एक सेकंड। हाँ, ये देखो कुछ सिंपल क्वेश्चंस है मेरे पास, ये बहुत इजी हो जाएंगे। जल्दी जल्दी करते हैं, इनको टाइम वेस्ट नहीं करें। आर एस मतलब ये 1200 रुपीज इज लेंट आउट एट 5% पर एनम। ठीक है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है, 5% पर एनम। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 1200। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट टाइम क्या है, 3 इयर्स। तो फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। तो पहले इंटरेस्ट बताओ 3 साल में क्या होगा। सिंपल फॉर्मूला है P × R/100 × T। P कितना है, 1200, R है 5/100, इंटू T है 3, क्या हो गया 12 × 15। 12 × 15 कितना होता है, 180। Yes। तो टोटल अमाउंट क्या हो गई, P प्लस SI जो हमारा है, 1200 प्लस 180, 1380। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ठीक है, आ गया समझ में, Yes। है ना। ये भी सिंपल है, ये 2 4 5 क्वेश्चन मैंने सिंपल रखे हैं कि इजी कंसेप्ट समझ में आ जाए। यहाँ पे 2100 इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, यहाँ भी पर एनम फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए गिवन है। फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। तो आप एक तो फॉर्मूले से कर लो। प्रिंसिपल अमाउंट आपको 2100 गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है वो आपको 5% पर एनम गिवन है, टाइम है वो आपका 2 इयर्स गिवन है, टाइम या एन जो भी आप इसको मानते हो। तो आफ्टर 2 इयर्स अमाउंट कितनी होगी, तो टोटल अमाउंट होगी वो 1 + R/100 इंटू एन या टी जो भी, इसको एन भी लिख लो यहाँ पे एक ही बात। कंपाउंडिंग का कुछ लिखा नहीं है इसमें, तो हम अज्यूम करते हैं कि पर एनम कंपाउंडिंग जो बेसिक अपना स्टैंडर्ड फार्मूला होता है उसमें पर एनम ही अज्यूम की होती है। तो ये इंटरेस्ट रेट पर एनम है, तो बाय डिफॉल्ट पर एनम अज्यूम करनी है। 6 मंथ 3 मंथ होगा तो क्लियरली क्वेश्चन में लिखा होगा, अदरवाइज फॉर्मूले में बाय डिफॉल्ट पर एनम ही अज्यूम की होती है। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दो, R की जगह 5 रख दो, N की जगह 2, 2100। ये क्या होगा 5 1
फाइव वन जा और फाइव, फाइव 20 क्या होगा, ये क्या होगा, 1 + 1/20, 21/20। ठीक है, ये कैलकुलेशन अब आगे आपको करनी है। ये 4 4 1 होता है, ये 4 0, 21 × 21, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 1, 20 का 400। ये थोड़ा डिफिकल्ट सी क्वेश्चन है, इसको आप करना। कितना आता है ये, 4 4 1 × 21 ÷ 4, क्या आएगा, 2315 × 0.25। तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। बट मान लो आपको नहीं पता फॉर्मूले वगैरह का, तो आपको 2 साल तो सिंपल होता है, आप कैसे निकाल लोगे। ये मान लो प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है 2100 रुपये, इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है 5%। 1 साल बाद क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर कितना ब्याज बन जाएगा, 2100 रुपये 5% की दर से 1 साल का। मतलब सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाया, वन सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो बेसिक फॉर्मूला है, यानी कि परसेंटेज का फॉर्मूला है, वो वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है। तो क्या होगा, 105 रुपये, यानी 1 साल के बाद में मेरा 2100 रुपये पे इस परसेंट से 105 रुपये ब्याज बन गया। अब मैं दूसरे साल कैलकुलेट करता हूँ, आफ्टर 2 ईयर्स, जिसने आफ्टर 2 ईयर्स लिखा है। अब मेरा प्रिंसिपल क्या होगा, 2100 की जगह क्या हो जाएगा, 2100 तो प्रिंसिपल अमाउंट थी, P1 क्या हो जाएगा, 2100 प्रिंसिपल अमाउंट थी, 105 मेरा इंटरेस्ट बन गया। तो अब नई प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, 2205 होगी ना, यस। क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो मेरा नया प्रिंसिपल क्या हो गया, कंपाउंड होगा, यानी कि वो ऐड होगा। सिंपल इंटरेस्ट होता तो मेरा प्रिंसिपल फिर भी 2100 रहता, लेकिन कंपाउंड है तो मेरा ये ऐड होगा, कंपाउंडिंग होगी इसकी, तो 2205 बनेगा। तो 2205 इसी पे 5% से, ये अगले साल का निकाल रहे हैं, तो ये भी 5 × 1 20, क्या आएगा, ये होगा 110225, और यहाँ पे लगेगा ना? हाँ ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, एक पॉइंट लगा दिया, 110.25 हो गया ना, 2525 इतना दूसरे साल का बन गया। तो आफ्टर 2 ईयर्स फाइनल अमाउंट क्या होगी, ये तो इंटरेस्ट बन गया इतना, अमाउंट क्या होगी, दूसरे साल मेरी इतनी प्रिंसिपल अमाउंट थी, उस पर इतना ब्याज बन गया, तो ये ऐड कर दो, 110.25 ऐड करो, क्या आएगा, 2315.25, जो सेम आंसर आएगा। तो सिंपली इसका मतलब क्या है कि आप, अगर आपको ये फॉर्मूला वगैरह नहीं याद रहता है, तो आप एक एक साल का निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि यहाँ पे वो ज़्यादा लंबा नहीं है, 2 साल का ही कुछ है। बट इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाउंड है, हर कंपाउंड हो रहा है, पर एनम ही अज्यूम किया जाता है बाई डिफॉल्ट, नहीं क्यों ना। तो कंपाउंड होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो सेकेंड ईयर में आप जो प्रिंसिपल अमाउंट लिखने वाले हो, वो 2100 नहीं लिखनी है आपको, वो 2100 प्लस इंटरेस्ट जो बना था, 2100 + 105 जो बना था, टोटल सम 2205, ये 2205 है, ये आपके सेकेंड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल बन जाएगा। अब इस पे जो इंटरेस्ट बनेगा और फाइनल जो अमाउंट पूछिए, तो आप इसको इन दोनों को ऐड कर दो, ये आपका फाइनल। इससे करोगे तो भी आपका ये आने वाला है, और सिंपल करोगे तो भी आपको ये आने वाला है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। आप चलो एक तो क्वेश्चन पहले ये करते हैं। ये सी एस सेट 2014 में आया क्वेश्चन।
एज पर एग्रीमेंट विद द बैंक, बिजनेसमैन हैड टू रिफंड अ लोन इन, ये तो वैसे इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं, बट सम इक्वल इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला यहाँ पे, तो वो कैलकुलेशन नहीं करना। और इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, आफ्टर पेइंग 18 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी उस भाई ने, ही फाउंड दैट 60% ऑफ हिज लोन वाज रिफंडेड, यानी कि 60% लोन है वो उसने दे चुका है, वापिस बैंक को फंड कर चुका है, रिफंड कर हो चुका है 18 इंस्टॉलमेंट्स के बाद में। तो हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स वर देयर इन एग्रीमेंट, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्ट का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट है तो कैलकुलेट करना ही नहीं है। तो आप बताओ, कोई भी लोन था, उसका 60% पे किया तो उसको 18 इंस्टॉलमेंट्स लगे। इसने बोला है कि टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स होगी, यानी कि 100% में कितनी इंस्टॉलमेंट्स हो जाएगी, ये आपको बतानी है। भाई 60% में इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, 18 है। 1% में कितनी होगी, 18 डिवाइड बाई 60। और 100% में क्या हो जाएगी, सिंपल, एक का निकाल लिया तो 100 को निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ज़्यादा से कम पे आए तो डिवीजन होता है, और कम से 1 से 100 पे गए तो मल्टीप्लाई होता है। अब आप ये तो सिंपल बताओ, 180 डिवाइड बाई 6 क्या होगा, 30। तो ये सिंपल मैथ का क्वेश्चन था। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन की लैंग्वेज से घबराना नहीं है कि इंटरेस्ट का तो मुझे आता नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं, बिना इसके, विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो सिंपल बेसिक मैथ का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा था कि आपकी 18 इंस्टॉलमेंट्स में 60% लोन रिपे हो चुका है, तो बताओ 100% लोन रिपे करने में कितनी इंस्टॉलमेंट्स लगेगी। तो डेफिनेटली 30 लगेगी। 30 का 60% 18 ही होता है, रीचेक करके देख सकते हो। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2018 में आया क्वेश्चन, ये थोड़ा ध्यान से देखो आप। A person bought a refrigerator, इतने रुपए का है वो, 2208 और 22,800 विद दिस मच इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, हर साल उसको कंपाउंड करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 22,800, और अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12.5%। कंपाउंडिंग साइकिल क्या है, हर साल होता है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड होने पे, ही पेड दिस मच अमाउंट, एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के खत्म होने पे, he paid this much amount. So how much will he have to pay at the end of third year to clear the debt? भी उसने, उसका जो भी, उसने 22,800 में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा था इस रेट से, जिसको हर साल कंपाउंड करते हैं, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे खरीदा है। पहले साल के एंड में उसने इतने रुपए वापस पे कर दिए, सेकंड में इतने कर दिए, जो भी बच गए उसको थर्ड टाइम में, थर्ड ईयर के एंड होने पे रीपे करने हैं। क्यों, टू क्लियर द डेब्ट। क्वेश्चन इजी है, सिंपल है, आप फॉर्मूला सीधा नहीं लगा सकते, है ना। ये यूपीएससी की ये तो क्वालिटी है कि आप फॉर्मूला याद करके काम नहीं चला सकते, आपको कंसेप्ट आने चाहिए। फॉर्मूला सीधा इसलिए नहीं लगा सकते कि वो हर साल कुछ न कुछ अमाउंट पे भी करे वापिस, एक साल में इतनी पे की, फिर बाद में इतनी की। तो आप बताओ, आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट कितनी बनेगी, यानी कि डेट कितना बनेगा, ऋण की राशि कितनी बनेगी। प्रिंसिपल इतना है, कंपाउंडेड हर साल होता है तो हर साल का निकालना पड़ेगा हमें। रेट ये है इंटू 1 ईयर का, तो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखो आप, 2 to 8 को 12.5 से, 2 to 8 इंटू 12.5 कितना आता है, 2850। 285। ये एक साल के बाद में इतना ब्याज बन गया। तो आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद में टोटल कितना उसको, उसका डेट कितना हो गया, भाई इतने में खरीदा था,
इतना दुकानदार तो ब्याज लेगा। तो टोटल कितनी अमाउंट होगी, डेट कितना हो गया उसका, टोटल ऋण कितना हो गया, ऐड हो जाएगा ना ये उसमें। 22,800 का खरीदा था इस रेट पे, तो एक साल बाद इतना ब्याज भी लग गया उस पे। अब उस जिस पर्सन ने खरीदा था सामान, उसको एक साल के बाद कितना रुपए पैसे रिपे करने पड़ेंगे। 22,800 में ये जुड़ेगा ना ब्याज का। ये तो कॉमन सी बात है ना कि इतने कितने भी पैसों में आपने सामान खरीदा है, एक साल के बाद में इस ब्याज से खरीदा, इस रेट से, तो भाई आपका ब्याज तो जुड़ेगा ही। तो टोटल दोनों का क्या हो जाएगा, 25,650 रुपये। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दिया मैंने। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों जोड़ के इतना ही होता है ना, 6, ठीक है। अब उसमें से उसने कुछ पे कर दिए, पेड फर्स्ट ईयर के बाद में कुछ पे कर चुका है, वो कितना, 8,600। ये देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब कितने रुपए बाकी है लेफ्ट, कितने रुपए बाकी है, रिमेनिंग डेट कितना बाकी है उसका, एक साल के बाद में कितना डेट बाकी है, 0,0,0, 17,000 रुपये उसके अभी पे करने बाकी है। इतने रुपए में सामान खरीदा, इतना एक साल के बाद ब्याज बन गया, टोटल इतना हो गया। टोटल में से इतना उसने पे कर चुका है, तो इतना डेट एक साल के बाद में बच गया, तो सेकंड ईयर पे इस पे ब्याज लगेगा। तो आफ्टर से 2 इयर्स क्या होगा, 2 साल के बाद में क्या होगा, ब्याज कितना बनेगा पहले वो बताओ। इंटरेस्ट कितना बनेगा, 17,000, 12.5 इंटू वन। वन क्यों, एक साल के बाद कंपाउंड कर लिया हमने पहले, अब दूसरा एक साल का कंपाउंड फिर से करेंगे। इसको कंपाउंडिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो ब्याज हमने जोड़ लिया था इसमें, तो डेफिनेटली इसमें भी ब्याज जुड़ा हुआ है। ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो हर बार ये रहता सेम, फिर वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले साल में इतना पे करेगा या दूसरे में करेगा या 3 दिन के बाद करेगा, क्योंकि हर साल ब्याज की अमाउंट सेम में बनेगी। तो हम सिंपल 3 साल का ब्याज निकाल लेंगे, सिंपल 3 साल में कितना पे किया वो देख लेंगे, फिर कितना बचेगा। देखिए ये कंपाउंडेड ईयरली मतलब हर साल कंपाउंड भी कर रहा है वो। क्या किया दुकानदार ने, एक साल के बाद बोल दिया भाई इतने रुपए देने हैं तुझे, उस पर्सन ने इतने रुपए पे कर दिए, दुकानदार ने अपने खाते में इतने रुपए उसके बाकी लिख लिए कि अभी इतने बाकी है। इसमें ब्याज भी ऐड है, फिर अगली बार इसी पे ही ब्याज लगेगा, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, तो कंपाउंड हो जाएगा अपने आप। ये कितना बनता है, आप अपने साथ पेन कॉपी रखते होंगे तो आप इसको कैलकुलेट करके देखो। 170 इंटू 12.5 बनता है 2125। ठीक है। अब आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद में कितना डेट बन चुका है, 17,000 रुपये उसके बाकी थे, इतना उस पर ब्याज बन गया, तो कितने हो गए टोटल, 19,125। उसने ऊपर वाले 9,125 पे कर दिए। देखो कैलकुलेशन आसान बने इसलिए ऊपर वाले, यहाँ भी देखो 650 पे करवा दिए थे, यहाँ भी 125 पे हो गए। रिमेनिंग कितने हैं, सॉरी रुपये कितने हो गए, उन्नीस नौ हजार एक हजार सौ पच्चीस तो अब रिमेनिंग डेट डेट कितना है, 19,000 एक दस सौ हजार 10। 70 बाकी है ना, 9,125 तो पे हो चुका है। हाँ हाँ बराबर। ये किसी का माइक ऑन है और कोई बाहर की आवाजें भी आ रही है। ठीक है, 2 साल के आफ्टर 2 इयर्स इतना डेट बनता है, उसमें से इतना पे कर चुका है, वो रीपे हो चुका है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब इतना डेट बाकी है। अब थर्ड ईयर कितना होगा, आफ्टर थर्ड ईयर इंटरेस्ट कितना बनेगा पहले वो बताओ, 10,000 रुपये का, 10,000 इंटू 12.5/100 इंटू वन, यानी कि एक साल का कितना होगा, 125 जीरो। ठीक है, टोटल डेट कितना बन जाएगा, अब 10,000 बाकी थे, इतना ब्याज बन गया, तो 11,200
50 रुपये, तीसरे साल में उसको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे अगर उसको अपना पूरा डेट क्लियर करना है तो आंसर क्या होगा? डी। ये 2018 में आया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सर रिमेनिंग 10,000 कहाँ से आया है? ये 10,000 आफ्टर 2 इयर्स इतना डेट बन चुका था उसका। कैसे? 17,000 रुपये पहले साल के बाकी थे, फिर एक साल में इतना ब्याज भी बन गया 2,125। तो टोटल कितना कर्जा हो गया उस पर, डेट कितना हो गया? 17,000 प्लस 2,125 कितना हो गया? 19,125। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ₹9125 ये इतना पे कर चुका है। देखो ये, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही पेड दिस मच अमाउंट एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर दिस मच अमाउंट। तो 9,125 रुपये उसने पे कर दिया। 19,125 जो बन रहा था उसका यस डेट, सर, उसमें से आ इतना गया। पे कर दिया। तो रिमेनिंग कितना बचा है? 10,000। अब 10,000 पे फिर अगले साल ब्याज लग गया तो 1,250 ब्याज भी लग गया। तो 3 साल के बाद कितने रुपए हो गए? टोटल डेट कितना हो गया? 11,250। बट क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ मच विल ही हैव टू पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर दैट डेट। अब उसको पूरा क्लियर करना है अपना डेट, तो कितना पे करना पड़ेगा? 11,250। ध्यान रखना क्वेश्चन में एक आंसर 10,000 भी लिखा है, कहीं आप यहाँ पे 10,000 निकाल के ये कर दो, नहीं, उस पर ब्याज भी बन रहा है। ये तो 2 साल के बाद इतना बचता है, तीसरे साल के बाद पूछा है उसने। क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी है, फिर अभी हमने फॉर्मूला नहीं लगाया क्योंकि हर साल ये वाली चीज़ है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में काम नहीं आ रही कि इतना पे कर दिया, यहाँ पे इतना पे कर दिया। इसलिए आपको हर साल कंपाउंड करके इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ये 2023 में आया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल पी, इसमें तो वो वैसा ही देता है फॉर्मूले, बिकम्स क्यू। कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्यू हो जाती है। कब तक? इन 1 ईयर, एक साल में कोई प्रिंसिपल अमाउंट क्यू हो जाती है, यानी कि ब्याज जुड़ने के बाद में पी में कुछ ब्याज जुड़ा तो वैल्यू क्यू बन गई एक साल के अंदर। वेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आधे आधे मतलब 4 6 महीने बाद, विद 8% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एनुअल है। ये बाय डिफॉल्ट भी एनुअली होती है, अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो ना एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो भी आपको एनुअली एज्यूम करनी है, ठीक है? अब आप बताओ, कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट थी पी, वो एक साल के बाद में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो एक साल में जो बनता है वो मिला के क्यों हो चुका है, ठीक है? ये पी था, वो कुछ इंटरेस्ट जोड़ने के बाद में क्या हो गया? क्यू हो गया। कितने टाइम में? 1 ईयर में। और कंपाउंडिंग साइकिल क्या है? हाफ ईयरली, यानी कि 6 महीने। तो एक साल में कितने हो जाएंगे इनकी वैल्यू? 2। यानी कि 2 बार वो एक साल में कंपाउंड हो गया है। 2 बार क्यों हो गया है? क्योंकि ये स्क्रीन पे चेंज कौन करे भाई? स्क्रीन सबके लिए ओपन है बट आप बीच में चेंज मत करो, नहीं तो फिर इधर मेरे को दिक्कत होती है। आप स्क्रीन पे मत लिखो, आपको कुछ बोलना है तो आप वैसे बोल के बताओ। आप बीच में स्क्रीन को मूव करते हो तो फिर यहाँ पे गड़बड़ होता है, वापस देखने पर। ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट है पी, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, वो एक साल के अंदर क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि एक साल में कुछ इंटरेस्ट भी जुड़ेगा तो वो कितनी हो जाएगी? पी क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा इन 1 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आर तो पहले से 8% गिवन है। एनुअल है, वो हमेशा एनुअल ही होती है। तो अपन जो आर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? अब हाफ कर देंगे ना इसका, r/2 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे?
क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रही है, मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था। टाइम तो 1 साल का ही है, 1 ईयर है, ये लिखा है। बट कंपाउंड क्या हो रही है हर 6 महीने बाद, एन क्या है 2 हो जाएगा। साल में 2 बार 6 6 महीने होते हैं, तो 1 साल में कितनी बार कंपाउंड हो जाएगी ये? 2 बार हो जाएगी। तो हर 6 महीने बाद कंपाउंड हो रही है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो एनुअल दी हुई है। तो हर 6 महीने पे जब कंपाउंड होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखेंगे हम? R/2 लिखेंगे। वही फॉर्मूला, Q क्या हो जाएगा? P×1 प्लस R/2, R/100 होता है 200 हो जाएगा, इंटू NT मतलब 2। ये आया आपको समझ में? ये जो हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था कि हर 6 महीने में कैसे होता है, वही तो फॉर्मूला है। R/100 की जगह R/200 क्यों लिख दिया? क्योंकि R की जगह R/2 लिखना पड़ रहा है। क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि R वो एनुअल रेट है, जो कि कंपाउंडिंग हो रही है वो हाफ ईयरली हो रही है। तो R एनुअल है तो हाफ ईयरली क्या होगा? R/2 हो जाएगा। हाफ ईयर में एक बार कंपाउंड हो रहा है, तो 1 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? 2 बार। 1 साल कहाँ से आया? क्योंकि इसमें 1 ईयर लिखा हुआ है। 1 साल में वो प्रिंसिपल है वो क्यू बनता है, पी है वो क्यू बनता है 1 साल में। लेकिन कंपाउंडिंग 2 बार हो रही है साल में। एनुअल रेट 8% है, तो हाफ ईयरली क्या होगी? R/2 होगी। ये तो मैंने पीछे आपको फॉर्मूले में बताया था। इस यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, ये फॉर्मूला ही है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इफ द सेम प्रिंसिपल, अगर वो सेम प्रिंसिपल पी है वो क्यू बनता है। ठीक है, फिर से इसने बोला कुछ प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल है पी, वो क्या बनता है? क्यू बनता है। क्यू मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के क्या बनता है? क्यू। ये तो क्या होता है? प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों का इकट्ठा इकट्ठा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपको ध्यान होगा मैंने CI लिखाया था, तो मैंने इस फॉर्मूले में से पी घटाया था, वो केवल ब्याज का था। लेकिन हमें तो इस अमाउंट का बताना है, तो ये ब्याज को मैं जोड़ ही दूंगा पहले ही। तो ये बाई डिफॉल्ट क्या फॉर्मूला होगा? ये उस अमाउंट का फॉर्मूला होगा जो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ने के बाद आएगी। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में तो वो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है केवल। CI में -P भी करते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बनता है वो कंबाइंड वैल्यू का बनता है। इफ द सेम प्रिंसिपल बिकम्स Q in 1 year when compounded annually, हर साल उसको कंपाउंड करते हैं, और टाइम भी क्या है? 1 साल का। लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या है? S% एनुअल। R क्या है? S% एनुअल है। टाइम भी क्या है? 1 ईयर है। N भी क्या है? 1 है। हर साल उसको कंपाउंड कर देते हैं। तो बताओ क्यू क्या होगा? भी आर की जगह S है तो S हो जाएगा बटा 100। यहाँ पे हाफ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपाउंडिंग भी यहाँ पे एनुअली हो रही है। N×T 1 × 1 1 ही हो जाएगा। 1 साल, और कंपाउंड भी एक ही साल में, टाइम भी 1 साल, तो 1 ही आ जाएगा। एक तो ये वैल्यू है, और अपनी एक ये वैल्यू आ गई। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यानी कि ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या है? दोनों ही क्यू है, इसका मतलब दोनों सेम है ना। इस क्यू की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख देता हूँ, T1 प्लस R/100 का स्क्वायर बराबर ये पी। क्यू की जगह मैंने इसको रख दिया, आगे फॉर्मूला वही है। ये 1 है, 1 को तो 1 मत ही रखो, 1 का मतलब 1, पावर 1 का मतलब सेम नंबर ही आ जाता है। पी से पी कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में दोनों साइड। अब ये देखो, इसको खोलना आता है आपको? ये फॉर्मूला कभी पढ़ा है आपने? A+B की होल स्क्वायर, yes, sir. A² + 2AB + B²। ठीक है, तो इसको खोलो आप। ये स्क्वायर है ना, सीधा नहीं लिख सकते, खोल के देखो। ए की जगह यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 2AB, 2 का 2, ए की जगह 1, बी की जगह R/100, तो क्या होगा? 2R/100 प्लस B²। तो R/100 का स्क्वायर क्या होगा? R² बटा 100 का स्क्वायर होगा 10,000। इधर क्या बचता है? इधर क्या बचता है? सिंपल 1R/S/100। यहाँ तो कोई पावर है नहीं, यहाँ पे Sir, 1 ही था ना। 200 था वहाँ पे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 200 था। ठीक है ठीक है, 200, 2 का क्या होगा? 4। ठीक है, वेरी गुड।
अब देखो 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में सेम है। अब क्या बचता है, 2 से ये 200 काटूंगा तो ये 100 बच जाएगा नीचे, तो r बटा 100 बचेगा। यहाँ पे होगा r बटा 100 प्लस आर स्क्वायर बटा 400, 2040, इधर बचेगा s बटा 100। बटा में 100 तो आप डिवाइड कर दो, यहाँ के 2 जीरो कटे जाएंगे, यहाँ भी चले जाएंगे, यहाँ भी चले जाएंगे, यानी 100 से गुणा कर दो सबको तो कट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा केवल आर, आर स्क्वायर बटा 400 बराबर एस। अब आप मेरे को बताओ दोनों में क्या रिलेशन है, आप खुद देख सकते हो। एस में, एस क्या है, एस की वैल्यू क्या है, आर तो है, आर में कुछ जोड़ने पे आता है, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी हमेशा, क्यों होगी, आर का स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कि एस क्या है, आर प्लस कुछ है, समथिंग, इसको आप कुछ भी मान लो, इसकी वैल्यू कुछ भी मान लो, 1 2 5 20 जो भी होगा, बट कुछ तो होगी ना। जीरो तो नहीं है, जीरो कब होगा, ये जीरो तभी होगा जब आर की वैल्यू जीरो होगी, आर जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, फिर तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट जीरो हो जाएगी तो क्यू भी पी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आर जीरो तो नहीं है, आर की कुछ तो वैल्यू है, आर की कुछ भी वैल्यू हो, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि आर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, 400 तो पॉजिटिव है पहले से ही। तो एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू में आर की बराबर आर प्लस समथिंग है, कुछ भी आप इसको ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, ये है समथिंग। तो आप खुद मेरे को बताओ, एस है वो आर से तो बड़ा ही है ना, आर से बड़ा कैसे है, एस तो आर में कुछ जोड़ने पे आता है, जो एस की वैल्यू है वो किसके बराबर है, आर के बराबर नहीं है, वो आर में कुछ जोड़ेंगे तो बराबर होगा। इसका मतलब एस की वैल्यू है वो आर से इतनी बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है। इसकी वैल्यू कुछ भी मान लो, आप 2 मान लो, चलो तो आर प्लस 2 है, ठीक है, तो एस की वैल्यू तो आर में 2 जोड़ने पे आई है, इसका मतलब एस की वैल्यू आर से थोड़ी सी ज्यादा ही है, कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तभी आर एस बनेगा आर में। तो एस क्या है, वो हमेशा आर से ज्यादा ही है। ये समझ में आया आपको, ये Yes. रिलेशन आ गया दोनों में। बराबर होता तो एस लिखा होता, आर इक्वल टू एस, इक्वल तो है नहीं, कुछ ना कुछ और जोड़ा हुआ है यहाँ पे, तो आर में मैं कुछ और जोड़ूंगा, कुछ टर्म, कुछ भी टर्म और जोड़ूंगा तभी एस बनता है। इसका मतलब एस क्या है, आर से थोड़ा सा ये वाली संख्या बड़ी है, तो ये बड़ा है, तो एस क्या है, आर से बड़ा है। बराबर भी नहीं है, बराबर क्यों नहीं है, बराबर तभी होगा ना जब ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा तो आर भी जीरो होगा, आर जीरो होगा तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एस क्या है मेरा, आर से बड़ा है। Greater than. हम्म, ठीक है। इस क्वेश्चन में डाउट किसी को, No, sir. तो ये हमारा टॉपिक था, इसके इतने 3 ही क्वेश्चन आए हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन कभी भी आए तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं। 2 4 क्वेश्चन आप और के देख लेना। आज का टॉपिक, इस टॉपिक को हम एक ही क्लास में खत्म करते हैं, तो कल से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन जो सी था ये गलती से क्या लिखा हुआ है, सिंपल आर लिखा हुआ है ना, ये आर नहीं है, ये तीसरा ऑप्शन जो रियल पेपर में लिखा है वो आर लेस देन एस लिखा, एस लिखा हुआ है। ठीक है, रिलेशन पूछा है ना इसने, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। या पेपर में देखना, ये प्रिंटिंग में थोड़ा गलत था, ये मैंने कहीं से स्क्रीनशॉट लिया था, तो ये ऑप्शन सी पूरा नहीं लिखा हुआ है इसमें। ये 2023 में क्वेश्चन नंबर 44 सेट ए का था, वो आप देख लेना। तो अपना क्या आएगा आंसर, एस इज ग्रेटर देन आर, यानी कि एस आर से बड़ा है, वो ऑप्शन सी में है।
ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके इसके अलावा PYQ के तो ये 3 ही क्वेश्चन आए हुए हैं। 2 हमने सिंपल कर लिए, 2-3 क्वेश्चन और भी है जो आप कर सकते हो। सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, तो आप घर पे ट्राई करके देख सकते हो ये वाले क्वेश्चन। फिर भी आपको ना आए, जैसे ये क्वेश्चन है, तो आप करके देखना। विजिबल है आपको स्क्रीन पे? एक ये क्वेश्चन है, एक ये भी है। यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड का उस प्रिंसिपल अमाउंट पे। वो आपसे पूछा है कि कौन सी प्रिंसिपल अमाउंट पे दोनों का डिफरेंस है, और ये 20% एनम इंटरेस्ट रेट है, 3 साल के लिए है। वो डिफरेंस है वो 48 है, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट बतानी है कितनी है, ये आप करके देखना। फिर भी आपसे नहीं होंगे तो हम कल देख लेंगे एक आध क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी डबल itself in 5 years, in how many years will it become fourfold? 4 गुना हो जाएगी। इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करना है आपको। तो फॉर्मूला यूज करना है इसमें भी आपको सिंपल, 6 क्वेश्चन में। ये भी आप करके देखना, और ये भी आप करके, ये 3 क्वेश्चन आप करके देखना। फिर भी नहीं होंगे तो हम कल देख लेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ओके। थैंक यू।